हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बहुत ही इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कारगर, एक उपयोगी सर्किट साबित हुआ। ये 1842 में CF व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा आप देख पा रहे हैं कि देखिए, अगर मैं इसको पहले बीच वाले को भूल जाऊँ, PQ और RS, ये मैंने रेसिस्टेंस के नाम रखे हैं। आप R1, R2, R3, R4 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो PQ RS रख लिए सपोज हमने, और ये पॉइंट्स हैं। तो देखो, ये पैरेललोग्राम की तरह चार रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक समांतर चतुर्भुज की तरह, है ना। तो देखिए, बीच में यहाँ B से D के बीच में हमने एक और जोड़ दिया है, हमने एक वायर, उसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि B से D पे हमने क्या बना दिया, एक पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया। जैसे हम देखिए, ये A पॉइंट था, ये C पॉइंट था, A से C ऐसे जा रहे थे, एक रास्ता ये था जाने का, A से C, B होते हुए जाओ या D होते जाओ। अब मैंने B और D के बीच में क्या बना दिया, एक आने जाने के लिए क्या बना दिया, एक ब्रिज। तो बेसिकली इसका नाम ब्रिज तो इसलिए पड़ा, व्हीटस्टोन का मतलब है उनका नाम साइंटिस्ट का, तो उन्होंने बनाया था। और ये एक ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि B से D के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, राइट। तो अब अपन आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन ये है कि चार रेसिस्टेंस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं दिए गए अरेंजमेंट की तरह। B से D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। K1 क्या है, K1 की होती है। देखिए, सर्किट में की का क्या मतलब होता है कि अगर हम इसको ओपन रखते हैं तो मतलब सर्किट टूटा हुआ है, और सर्किट टूटा है तो करंट फ्लो नहीं करेगी, तो मतलब करंट नहीं जाती। जैसे ही हमने इस की में की लगाते हैं, आप लैब में देखेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो गया, राइट। तो दूसरी की हमने यहाँ लगा रखी है, ठीक है। चाहे तो इस वाली जो बीच में हमने BD ब्रांच बनाई है एक, इसको हम चाहे तो ओपन रख सकते हैं, चाहे तो कनेक्टेड रख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ओपन रखा है, तो मतलब ये अवेलेबल नहीं है, यूँ समझ लीजिए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी। तो देखिए, ये एक बैटरी जुड़ी हुई है, A और C, दो डायगोनली A और C के बीच में हमने एक सेल जोड़ दिया है। बचे हुए जो दो डायगोनल हैं B और D, उन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, उन दोनों के बीच में हमने एक ब्रिज बना दिया। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है। अब क्या होगा, देखिए इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत, यहाँ से करंट देखो, हाई टर्मिनल, ये लो टर्मिनल, तो हाई टर्मिनल जो प्लस पॉजिटिव हाई पोटेंशियल जो है, यहाँ से करंट गई I, ठीक है। I करंट जैसे ही यहाँ गई, आप देख रहे हैं ये क्या है, एक जंक्शन बन गया। तो सपोज I1 करंट इधर चली गई और I2 करंट इधर चली गई। अलग अलग क्यों गई, क्योंकि ये P रेसिस्टेंस कुछ अलग है, R रेसिस्टेंस कुछ अलग है। तो जितनी जितनी डिवाइड होगी रेसिस्टेंस को रास्ते में देखकर, जहाँ कम रेसिस्टेंस उधर ज़्यादा जाएगी। तो I1 I2 ऐसे करंट डिवाइड हो गई। ये करंट ऐसे जाएगी और ऐसे C पे चली जाएगी, वापस यहाँ पे। ये करंट ऐसे जाएगी, यहाँ आ जाएगी, वापस ऐसे आ जाएगी। तो ये हमारा सर्किट हो गया। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। अगर मैं सपोज इस की को भी क्लोज कर देता हूँ, मतलब हमने की बंद कर दी, पूरा ये ब्रांच एक्टिवेट हो गया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे आगे। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए। हम इसको सर्किट में जहाँ भी जोड़ते हैं, तो सपोज सर्किट में करंट इधर जाती है तो ये डिफ्लेक्शन इधर दिखा देगा। अगर उल्टी करंट जैसे ऊपर से नीचे आई तो ये ऐसे हुआ, तो अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ये ऐसे अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन बताता है ये, ओके। अब देखिए, यहाँ से जो करंट गई है ये B पे पहुँची, B पे जैसे ही पहुँची, अब फिर से दो रास्ते हैं, ये भी है और ये भी। इसी तरह I2 करंट जब D पे पहुंची जंक्शन पे, तो एक रास्ता ये भी है, एक ये भी है। अब मुझे ये बताइए कि ये वाली करंट अब इस ब्रांच में देखो, B से जो D ब्रांच है, A से करंट B जाएगी, कंफर्म है। A से करंट D की ओर जाएगी, कंफर्म है। बट अब ये मुझे बताइए कि B से D की ओर आएगी या D से B की ओर जाएगी करंट। तो आप बोलेंगे I1 करंट यहाँ पहुंची सर, ये इधर आना चाहती है, I2 करंट इधर पहुंची, ये इधर जाना चाहती है, तो कौन जीतेगा। सिंपल सी बात है, कौन जीतेगा। तो आंसर है हमारी करंट किधर से किधर फ्लो होती है। तो आंसर है करंट हमेशा फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर B का जो पोटेंशियल है बेटा वो ज़्यादा होगा किससे, D से, यहाँ पोटेंशियल
ज़्यादा है किससे, डी से, तो करंट किधर फ्लो होगी, बी से डी की ओर, नीचे की ओर। और सपोज इस करंट का हम नाम ले देते हैं आई जी, जी फॉर गैल्वेनोमीटर जुड़ा है तो स्मॉल करंट जाएगी इधर से, जिसका नाम दे दिया हमने आई जी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इफ़ उसका उल्टा कंडीशन है कि डी पर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और बी पर कम है, तो करंट किधर जाएगी, अब ये इधर नहीं फ्लो होगी, अब इस तरफ फ्लो होगी, इस ब्रांच में नीचे से ऊपर की ओर। तो वॉटएवर, ये दोनों कंडीशन हो गई। ये इसका प्रिंसिपल है कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा तो ऊपर से नीचे, डी का पोटेंशियल ज़्यादा तो नीचे से ऊपर। ओके, अब देखिए, अब आती है बात कि अब एक लॉजिक को समझिए आप, सिंपल सा। मैं यहाँ पर I1 करंट को भेजता हूँ, कुछ करंट सपोज यहाँ नीचे चली जाती है, या ये सोच लेते हैं ये ऊपर चली जाती है, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर जो करंट है, यहाँ से ये आगे जो बची हुई गई उसका नाम I3 दे दिया, यहाँ बची हुई आगे गई वो I4 दे दिया, हमने नाम रख दिए। अभी आगे चलेंगे तो और इजीली सॉल्व होगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब लॉजिक को समझिए, कॉन्सेप्ट जो है वो ये है बेटा, अगर सपोज हमने 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी तो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल जो है उससे कनेक्टेड कौन है, ए पॉइंट, लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है सी पॉइंट, तो मतलब ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आंसर है जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है टर्मिनल्स के बीच, वी। तो अगर सपोज 10 वोल्ट है, तो मैं एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हम ये मान लेते हैं कि ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और सी का 0 वोल्ट है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। ये हम समझने के लिए हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव को 10 मान लेते हैं और इसको 0 मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 का क्रिएट, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो हुई I1 I2 कुछ, तो जैसे ही करंट यहाँ गई पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं होगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था, जब भी करंट किसी रेसिस्टेंस से गुजरती है, कोई आई करंट आर रेसिस्टेंस से, उसके पोटेंशियल में कितनी कमी आती है, पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन कितना होता है, तो आंसर है दैट इज आई आर। आई आर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, मतलब यहाँ पोटेंशियल आई आर इतना अमाउंट ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया उतना, ये पोटेंशियल ड्रॉप कहलाता था, आपने पढ़ा है। तो यहाँ से जैसे करंट जाएगी तो ये ए से कनेक्टेड है यहाँ तक, तो इसका पोटेंशियल जो ए पे था वही 10 है। जैसे ही करंट यहाँ से यहाँ पहुँची, अब यहाँ बी पे जैसे पहुँचे तो सपोज करो 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, यहाँ कितना बचा बेटा 6 वोल्ट सपोज, ये सब हम समझने के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आगे करंट यहाँ से सपोज करो इधर से गई, ये I2R है, ये कुछ अलग वैल्यू देगा। सपोज इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो 3 वोल्ट हुआ, तो यहाँ देखिए यहाँ कितनी वोल्ट बच गया, पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट, यहाँ 6 यहाँ 7, पोटेंशियल डिफरेंस ये हाई पे, करंट किधर फ्लो हुई, इधर फ्लो हो जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको बात, इस तरह से होता है। फिर ये 6 वोल्ट 5 वोल्ट 4 3 2 0 ऐसे 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ओके। तो ये जो कर रहे हैं हम प्रोसेस बेटा, इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है। अब ये तो हुई इसकी कंडीशन कि करंट इधर से इधर फ्लो होगी कि ऐसे फ्लो होगी, ये प्रिंसिपल हो गया। अब ये इसकी अनबैलेंस कंडीशन है। क्या मतलब अनबैलेंस कंडीशन, देखो व्हीटस्टोन की ब्रिज की 2 कंडीशन होती हैं, उनको ठीक से समझना है। अनबैलेंस्ड, पहला नंबर क्या है, अनबैलेंस। अनबैलेंस्ड का मतलब है बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। ब्रिज बैलेंस नहीं है मतलब अगर ब्रिज सीधा होगा तो बैलेंस कहलाएगा, ऐसा झुक गया तो भी अनबैलेंस्ड, ऐसा झुक गया तो भी अनबैलेंस्ड। मींस ये बी से डी के बीच में ब्रिज है, ये देखो उधर झुकता है तो करंट यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे की तरफ झुकता है तो बी से डी की ओर आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये बैलेंस होता तो ना बी से इधर करंट आती ना डी से उधर करंट जाती, क्योंकि देखो सीधा है। अगर झुकाव होता है तभी तो स्लाइड होती है करंट, ठीक है, हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ब्रिज जो बना हुआ है ये अनबैलेंस कंडीशन है, ये चाहे तो करंट डी से बी जाए बेटा, चाहे बी से डी आए, दिस इज अनबैलेंस कंडीशन जो अभी तक हमने सीखी। अब पढ़ते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। व्हाट इज द मीन बाय बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कब होगा बेटा, देखिए यहाँ अगर मैंने बोला कि 10 वोल्ट था, धीरे धीरे घटकर यहाँ 6 हो गया, अगर यहाँ भी 6 हो जाए तो, अगर यहाँ भी D का पोटेंशियल भी यहाँ 10 से जुड़ा हुआ था, यहाँ भी 4 वोल्ट घटकर 6 बच जाए, ये भी 6 वोल्ट ये भी 6 वोल्ट, दोनों का पोटेंशियल बीच का डिफरेंस 0, तो क्या होगा, ना करंट ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। तो हम क्या समझ गए, इसका मतलब हमारा ब्रिज सीधा है, ना इधर फिसलने दे रहा है करंट को ना इधर फिसलने जा रहा है, मीन्स बैलेंस्ड है। यस, जब क्या बोलेंगे, व्हेन पोटेंशियल B इक्वल्स टू पोटेंशियल D, एक भाषा ये बन गई हमारी, तो क्या कहलाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कहलाएगा। अच्छा ऐसा होगा कब,
तो सपोज देखिए यहाँ एक करंट का कुछ अमाउंट गया और P एक यहाँ पर अवेलेबल रेसिस्टेंस था, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। हम क्या करते हैं, यहाँ घटते घटते ये 6 हो गया। सपोज यहाँ मैंने लगा के देखा इसको, तो यहाँ जैसे ये वायर मैंने Q2 जोड़ा तो देखा मैंने ये तो 7 आ रहा है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको रेसिस्टेंस को चेंज किया, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज किया तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप मैंने क्या किया और थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाया और ड्रॉप थोड़ा सा बढ़ जाए, इस तरह से अरेंजमेंट किया, या इसको ऐसे टच करते करते इधर लेके आया। तो जैसे भी मैंने देखा यह डी पॉइंट भी 6 पे पहुंचा तो मैंने बोल दिया कि भाई अब बैलेंस कंडीशन में है। तो ये आपका सिचुएशन हो गया किसके लिए, बैलेंस कंडीशन के लिए। अब इसको देखो, अगर ये बैलेंस कंडीशन की सिचुएशन है, इट मीन्स IG करंट क्या होगी बैलेंस सिचुएशन पे। तो बैलेंस का मतलब है कि B और D सेम पोटेंशियल, करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो मतलब IG की वैल्यू जो बेटा IG करंट फ्लो होती है कहाँ से, इस ब्रिज के ऊपर से, वो कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ये दूसरी सिचुएशन मिल गई हमको, पहली फर्स्ट सिचुएशन, उसी से देख के हमने क्या सीखा, सेकंड सिचुएशन। ओके, तो देखिए अपन इसको अब एट बैलेंस कंडीशन में सॉल्व करते हैं इसको, उसके एक रिलेशन और बनाएंगे हम लोग। तो देखिए अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ एट बैलेंस्ड कंडीशन, ये A और B, देखो A से B पर गए तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हुआ उतना ही यहाँ होना चाहिए। मींस यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट था, यहाँ 6 हो गया तो 4 का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ 10 था तो यहाँ भी 6 आने के लिए क्या चाहिए, यहाँ भी 4 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए। तो मतलब इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, A और D के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। मतलब VA माइनस VB, ठीक है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ 10 था यहाँ 6 था, 4 डिफरेंस आया, A और D के बीच भी कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, तभी तो क्या होगा, B और D आपस में बैलेंस होगा। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, VA माइनस VD। ये बात समझ में आ रही है आपको। और ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है हमें, A और B डायरेक्टली बीच में बस क्या है, रेसिस्टेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या ड्रॉप होगा, तो आंसर है दैट विल बी I1P। ये कितना होगा बेटा, I2R, दिस विल बी I2R। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आ रही बात समझ में। ओके, इसी तरह से अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो फिर आगे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर जो करंट है यहाँ से यहाँ पहुँची, देखो यहाँ पर 6 था, अब यहाँ पहुँचते ही क्या होना जरूरी है, उसको 0 वोल्ट होना जरूरी है। ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पहुँचा दो 0, तो ये 6 था वो भी 6 था, ये तो पक्का हो चुका बैलेंस में। तो ये C पे पहुँचेंगे तो क्या होने हैं, दोनों 0 होंगे, तो बराबर ड्रॉप यहाँ भी हुआ उनका, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में दूसरी शर्त क्या आएगी, एंड सेकेंड कंडीशन हो जाएगी VB माइनस VC। VB माइनस VC क्यों लिखा, B हाई पोटेंशियल पे है क्या C की तुलना में, तो हाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो और ड्रॉप होगा, तो C तो 0 पे है। ये हमने अज्यूम करके सीखा कि कैसे सॉल्व करते हैं। VD और VC तो क्या हो जाएगा, VD माइनस VC। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए बेटा, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए I3Q इक्वल्स टू I4S, ये आ जाएगा। अब I3 और I4 क्या है, ठीक है, I3 और I4 तो अलग होने नहीं चाहिए थे, ब्रांच थी, बट बीच में एक बैलेंस सिचुएशन को अलग दिखाने के लिए हमने ये लिखा था। अब लेकिन आप ये कह सकते हो, यहाँ पर हम अलग से लिखते हैं I3 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं इस जंक्शन किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, तो आप कैसे निकाल सकते हैं बेटा, आप ऐसे निकाल सकते हैं कि देखिए इस कंडीशन में IG हमने माना है कि ऊपर जा रही है, तो I1 ऐसा था, तो देखो I3 की वैल्यू क्या आएगी, I1 प्लस IG। देखो I1 इधर से आई, IG मिली, I3 बन गई। सिमिलरली D पे देखो, ये A पे देखा और D जंक्शन पे देखिए, D जंक्शन पॉइंट पे देखिए I2 आया और मुझे निकालना I4, तो I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 में से IG ऊपर चला गया, बचा हुआ I4 बन गया, तो I2 माइनस IG, ये वैल्यू होती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। बट एट बैलेंस कंडीशन IG की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। अरे ये तो ऐसी बात होगी ना कि बीच में करंट ही नहीं है, तो ये I1 खुद ऐसे चली जाएगी, I2 ऐसे चली जाएगी, बस हमने थोड़ा सा लॉजिकली बात कर रहे हैं। तो IG अगर 0 है तो इसमें क्या बन गया बेटा, I3 किसके इक्वल हो गया, ये कब है, आंसर है जब बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू 0 होती है, तो आप क्या देखेंगे, I3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, I3 किसके इक्वल, I1 के, और I4 इक्वल
I2, सिंपल सी बात है, बीच में करंट फ्लो ही नहीं हो रही तो I1 अपनी सीधा चली गई, I2 अपना सीधी चली गई, तो वही बचेगी। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा I1Q इक्वल्स टू I2S। दिस इज इक्वेशन सेकंड बेटा। अब सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गई है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दो, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा P/Q इक्वल्स टू R/S। क्या आ गया P/Q इक्वल्स टू R/S, मतलब चारों रेसिस्टेंस का जो ये रेशियो आया P/Q इक्वल्स टू R/S, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला। अरेंजमेंट देख लो, P/Q R/S। अब ये और एक तीसरी कंडीशन मिल गई मुझे बैलेंस कंडीशन की। अगर मुझसे कभी भी ये कहा जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, तो सीधा फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, चारों का ऐसा रेशियो बना सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है मुझे, तो आंसर इसका बेनिफिट बेटा ये है कि मुझे 3 रेसिस्टेंस गिवन है, मैंने सोचो सर्किट में 1 2 3 रेसिस्टेंस जोड़ दिए, एस की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली, बाकी तीनों की वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू निकल जाएगी। ये काम आता है हमारे, मतलब क्या करने के लिए, अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए भी व्हीटस्टोन ब्रिज काम आता है। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से, तो उसको बैलेंस कंडीशन में ले आओ और P/Q इक्वल टू R/S लगा दो। तो बेटा तीनों जो कंडीशन है मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दी। ये पहली कंडीशन, दोनों इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए, ये मैंने बता दिया आपको, IG 0 होनी चाहिए, करंट फ्लो नहीं होगी ब्रिज पे। और तीसरी कंडीशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि निचोड़ इसका रिजल्ट है P/Q इक्वल्स टू R/S, ठीक है। तो इस पे अब आती है बात कि क्या सही में ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में आता है कि ठीक है ये तो व्हीटस्टोन ने बता दिया, अपन ने कर लिया, ये इसका फॉर्मूला आ गया, तो इसको क्या सही में प्रूव कर सकते हैं, तो आंसर यस, प्रूव कर सकते हैं। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रूव इट कि किसके हेल्प से, किरचॉफ लॉ से। हम लोग क्या जानते हैं, सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, किरचॉफ लॉ से। तो किरचॉफ लॉ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसका प्रूफ देंगे। तो तब तक इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।